गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग के डिमांड पर हम लोग एडवांस मैथ का ज्योमेट्री शुरू कर किए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे ढंग से समझ जाइएगा, लेकिन इसे समझने के लिए एक बात याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है इसका मुख्य रूप से थ्योरी ही आपका जो भी है, अगर थ्योरी आपका याद हो गया या थ्योरी को आप समझ गए हैं, मैं तो आपको पूरी कोशिश के साथ समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, ताकि इस क्लास 1.5 घंटे के क्लास के बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मतलब ज्योमेट्री को आप हल कर दीजिएगा, लेकिन इसका थ्योरी को अच्छे ढंग से समझिएगा। सारा हम आपको डिजिटल तरीके से समझाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेडिंग देंगे ज्योमेट्री, है ना। आप सभी लोग भी कॉपी कलम लेके बैठिएगा, हेडिंग दीजिएगा ज्योमेट्री। इसका मतलब होता है हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं ज्यामिति, या इसी को रेखा गणित भी कहा जाता है। हम लोग इसी को जो है रेखा गणित भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब जो है इसमें से कुछ पॉइंट जो है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें बहुत सा बात है, लेकिन कम से कम कुछ बात तो हम लोग को ध्यान रखना ही होगा। चलिए तो सबसे पहले आपको इसमें ज्योमेट्री में समझाते हैं। देखिए ज्योमेट्री में पढ़ना क्या है, ज्योमेट्री जो टॉपिक है इसमें आखिर पढ़ना क्या होता है। देखिए इसमें पढ़ना यही है, रेखा, लाइन, बिंदु, इन सब के बारे में। जैसा कि लिखा है, रेखाओं द्वारा बनी विभिन्न आकृति और गुणों तत्वों के विवेचन को रेखा गणित यानी ज्योमेट्री हम लोग कहते हैं। क्लियर है। पॉइंट, पॉइंट के बारे में आप समझते हैं कि ये पॉइंट है जिसमें सिर्फ स्थिति होती है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, जब ये बिंदु है तो कुछ ना कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई, मोटाई, लेकिन इसमें हम लोग ऐसा मानते हैं कि पोजीशन सिर्फ होता है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं रेखा। रेखा दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन, सीधा रेखा, और एक होता है आपका कर्व जो कि वक्र रेखा कहते हैं। ठीक है। चलिए इसमें से जिस पॉइंट को हम टिक करेंगे उसको कम से कम याद रखना है। अब देखिए संरेख बिंदु, कॉलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, बिल्कुल आप फिर सिर्फ देख करके थ्योरी समझ सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। संरेख बिंदु मतलब कॉलोनियर पॉइंट, 3 या 3 से अधिक बिंदु क्या कहता है, संरेख कहलाती है यदि वो एक ही रेखा पर स्थित है। देखिए 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पे है तो ये कॉलोनियर कहलाता है। अब लिखा इसके बाद ही आपका प्रतिच्छेदी बिंदु। ध्यान दीजिएगा, ये आपका बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब बड़ा पार्ट कहने का मतलब हम इसका यूज बार बार करेंगे। देखिए जब दो या दो से अधिक रेखा, एक रेखा हो गया कम से कम दो, जब दो या दो से अधिक रेखा का जो कटान बिंदु है, जहां पर ये कट कर रहा है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी ये जो बिंदु है, ये बिंदु का मतलब ही क्या होता है, रेखा। बिंदु का मतलब ही यहाँ पॉइंट होता है। तो ये जो दो रेखा यहाँ पे काटता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। क्लियर है। बस ये 3-4 बात जो बेसिक्स बात है, बहुत ज्यादा मैं आपको भी नहीं थ्योरी बताऊंगा, लेकिन हाँ उतना जरूर बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में पास करिएगा, और बाकी जिसका अगर आवश्यकता होगा तो हम क्वेश्चन के समय खुद करवा देंगे। अर्थात मेरा कहने का मतलब आपके मन में, आपके दिमाग में वर्डन नहीं होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ गए होंगे। इसमें से इंटरसेक्टिंग पॉइंट का यूज बार बार होगा, आपको कहेंगे, आप समझ जाइएगा कि हम उसी के बारे में कह रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसमें आते हैं। देखिए ये भी बहुत बड़ा चीज लिखा हुआ है, इसमें 2-3 चीज हम आपको बताएंगे। लिखा है पैरेलल रेखा। क्या लिखा हुआ है, देखिए पैरेलल रेखा में क्या लिखा है समझिएगा। जब दो रेखा, देखिए पैरेलल रेखा में क्या है, जब दो रेखा एक ही तल में स्थित, ध्यान दीजिएगा, एक ही तल में स्थित वो रेखा, कम से कम यहाँ दो है, हमेशा वो बराबर रहेगी, दोनों का बीच का दूरी चाहे कितनों। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक ही तल में होना चाहिए, मतलब प्लेन में, जैसे ये बराबर है। ऐसा नहीं कि एक इस पे हो एक नीचे में हो। क्लियर। ट्रेन का पटरी आप देखते होंगे समतल पे होता है, 2 पटरी, अभी पैरेलल होता है। क्लियर है। अब देखिए समानांतर, पैरेलल रेखा का मतलब सबसे पहले इसका सिंबल ऐसे होता है, ये लाइन इक्वल का जो घुमा देते हैं, यानी इस तरह से लंबवत, ये आपका पैरेलल का सिंबल है, संकेत है। दो रेखा हमेशा जो है आपका पैरेलल होगा तब, जब बीच का दूरी समान होगा तब, ये डिस्टेंस हमेशा आपका समान होगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको अगर ये दो रेखा हम बोल दिए कि पैरेलल है, इसको कितना हूं आगे बढ़ाइएगा तो या पीछे बढ़ाइएगा तो ये रेखा ऑलवेज आपका पैरेलल ही होगा। जैसे आप देखते होंगे
ट्रेन का पटरी अगर पटना जंक्शन से इलाहाबाद चले जाए, दिल्ली चले जाए, बेंगलोर, कानपुर, कहीं भी, वो पैरेलल होता है, क्योंकि दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होता है। तो जब दो रेखा होगा आपका, उसका जो बीच का डिस्टेंस बराबर, उसको कितना आगे बढ़ाइएगा, पैरेलल होगा। तीसरा बात, एक बात नोट करने वाली बात क्या है समझिएगा। देखिए नोट करने वाली बात यह है कि यदि दो रेखा पैरेलल है, यदि ये दो रेखा पैरेलल है सपोज, तो इसका अगर बीच में कोई लाइन आप खींच लिए हैं तो यह दोनों रेखा भी पैरेलल होगा, यह दोनों भी पैरेलल होगा, और यह दोनों तो पैरेलल था ही। मतलब आप समझ गए, यानी दो रेखा पैरेलल है, इसके बीच में भी अगर कोई रेखा खींचते हैं तो यह रेखा भी एक दूसरे रेखा के ऑलवेज क्या होता है, पैरेलल होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पैरेलल में बहुत बड़ी बात है। जब दो रेखा पैरेलल है तो इसको कितना हूं आगे पीछे बढ़ाइएगा, ऑलवेज पैरेलल। और इस दोनों रेखा के बीच में यदि कोई तीसरी रेखा हम लेते हैं तो वह भी कहलाता है पैरेलल। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह बात भी आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है समझिएगा। अगला बहुत सिंपल सा बात है, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है। अगला में लिखा है आपका ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब क्या है, ये तिर्यक रेखा। ठीक है। अब देखिए तिर्यक रेखा में समझिएगा, तिर्यक रेखा क्या है, जब दो या दो से अधिक, जब मान लीजिए जनरली अगर दो रेखा, इसको कोई तीसरा रेखा काट देता है, इस रेखा को हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जब दो रेखा अभी आपका, दो रेखा अगर आपका है, उसको तीसरी रेखा कोई काटती है, ये तीसरा रेखा तिर्यक रेखा कहलाता है। क्लियर है। चलिए तिर्यक रेखा का भी यूज बार बार करेंगे। रेखाखंड का मतलब लाइन सेगमेंट, AB पर दो बिंदु PQ लिया गया है, इसमें बीच में, यानी लाइन सेगमेंट का मतलब रेखाखंड। देखिए ये रेखा है, खंड का मतलब क्या होता है, जो टुकड़ा होता है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इसको हम लोग हटा दिए, ये रेखाखंड हो गया। यानी ये जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, PQ जो है वो AB का रेखाखंड कहते हैं। PQ क्या है, AB का रेखाखंड है, मतलब यहाँ एक बिंदु ले लिए, रेखाखंड मतलब टुकड़ा। क्लियर है। चलिए हम लोग अगले पे आते हैं। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा बात लिखा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीन कोण होता है। कितना कोण होता है जी, आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीन कोण होता है, और त्रिभुज का तीन प्रकार होता है। क्लियर है। सबसे पहले ये सब नॉर्मल सा बात है, ये सब आपको पता है। समकोण मतलब एक कोण क्या होगा, 90। एक्यूट एंगल, न्यून कोण मतलब वह कोण जिसका माप 90 से कम हो, और अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब 90 डिग्री से क्या होगा, अधिक है। ये सब कोई खास बात नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल डिस्प्ले, आप सिर्फ वीडियो देखिए, देखते के समय में समझ जाइएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। देखिए आगे क्या कहता है समझिएगा, इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं समझने वाला। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सरल कोण या रिजु कोण। क्या लिखा हुआ है, सरल कोण या लिखा हुआ है रिजु कोण। क्लियर है। देखिए रिजु कोण का मतलब क्या होता है, वह कोण जिसका मान 180 है। कैसे, याद रखिएगा, यह स्ट्रेट लाइन है ना जी, सीधा रेखा का जो मान होता है ना, वो कै डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। सीधा रेखा का जो मान होता है वो 180, इसका मतलब ये भी 180। अर्थात ये आप कह सकते हैं कि एक बार सर्कल अगर रोटेट करेगा तो सेंटर पर कै डिग्री का कोण बनाएगा जी, 360 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर है। चलिए अब देखिए ये बात ही आप समझ गए, स्ट्रेट लाइन का मान कभी भी 180। क्लियर है। चलिए यह भी 180 मिला के 360। पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, वह कोण जिसका माप दो समकोण, दो समकोण का मतलब क्या होता है भाई, 180 डिग्री। क्लियर है। चलिए जो मेन यूज का है उसको हम डबल टिक कर देंगे। अब देखिए पूरक कोण है और एक आपका दिया हुआ है समपूरक कोण। क्लियर है। जिस दो कोण का माप यदि 90 डिग्री होगा, देखिए जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वो कोण एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। ये और ये कोण मिलाकर के क्या होता है, 90 डिग्री, यह कोण पूरक कहलाएगा। यहां पर देखिए समपूरक इसका दुगना होता है। समपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। जिस दो कोण का माप 180 होगा, 120 और 60 क्या होगा जी, 180, यह कोण आपका समपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है। यानी जिस दो कोणों का माप 90 डिग्री वो पूरक कोण होगा, जिस दो कोणों का माप 180 डिग्री वह समपूरक कोण होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ समझिएगा, इसका भी बहुत आपका यूज है थ्योरी में, इसका भी आपका बहुत ही ज्यादा यूज है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है अपोजिट वर्टिकल।
वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, जब दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो अभी क्या बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जस्ट थ्योरी में बताया कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो इसे हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे को काटता है तो प्रतिच्छेदी, लेकिन ये अलग है। जब दो रेखा एक दूसरे को काटता है तो इस प्रकार बना आमने सामने का कोण, अगर ये 10 डिग्री है तो यह भी 10 डिग्री होगा, और अगर ये सपोज 100 डिग्री है तो यह भी क्या होगा। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो इस प्रकार बना, जैसे ये थीटा अगर होगा तो यह भी थीटा होगा, अगर ये बीटा होगा तो यह भी आपका क्या होगा, बीटा होगा। क्लियर है। जब दो कोण एक दूसरे को, ध्यान से समझिएगा, जब दो रेखा एक दूसरे को काटता है इस प्रकार बना आमने सामने का जो कोण होता है वो आपका बराबर होता है, इसी को कहते हैं वर्टिकल या अपोजिट एंगल। क्लियर है। चलिए हम लोग अगले थ्योरी पे आते हैं, सही है ना। अगला जो थ्योरी आपका है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपका थ्योरी है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इस थ्योरी में क्या लिखा हुआ है वो समझाता हूं आपको। देखिए बहुत बढ़िया चीज लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या है, संगत कोण, एकांतर कोण, इस सारा कोण दिया हुआ, इसके लिए क्या होता है, ये एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ये बहुत सवाल का जवाब यही से आपको मिलने वाला। देखिए यह बात यदि आपको याद है तो इस सवाल का जवाब ही आपको मिल जाएगा बहुत बढ़िया तरीका से। यानी हम इसको कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो आप लोग भी माइंड में बैठा लीजिएगा, सबका हम नंबरिंग करके समझाए हैं, लेकिन यहाँ पे सामने में है तो समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले कि दो रेखा पैरेलल होना चाहिए, जैसे यह ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, पहले ही कह देगा ए और बी पैरेलल है, ये रहेगा तभी ये सिस्टम लागू होगा। संगत एकांतर या अल्टरनेट जो भी है ये तभी अप्लीकेबल होगा जब आपका दो लाइन पैरेलल होगा। देखिए दो लाइन पैरेलल है, अब इसको कोई तीसरा रेखा काट रहा हो, ध्यान से समझिएगा। यही फिगर मैं एक बार और बनाता हूं, जब दो लाइन पैरेलल है तीसरी रेखा काटता है। एक बार ये फिगर को मैं और बनाता हूं, जब दो रेखा पैरेलल हो इसे तीसरी मतलब तिर्यक रेखा काटता हो। क्लियर है। सबसे पहले संगत कोण आपस में बराबर होगा। इस थ्योरी का मतलब समझिए कि कहां लगेगा, यह भी सेम है, दोनों दो रेखा पैरेलल है तीसरा रेखा काट रहा है। तीन केस में लिखा हो। सबसे पहला संगत कोण कॉरेस्पोंडेंस एंगल जो होता है वह आपस में बराबर। व्हाट इज कॉरेस्पोंडेंस एंगल, किसको कहते हैं, सेम पोजीशन वाले को। जैसे देखिए ये कोण और ये कोण लग रहा है सेम है क्या, इसका मतलब ये कोण अगर एक होगा तो यह कोण भी बराबर होगा, मतलब सिंपल है ए होगा। ये दोनों पोजीशन सेम है। ये नीचे वाला का अगर ये मान लीजिए 5 होगा तो यह भी नीचे वाला क्या होगा 5 होगा। ये नीचे वाला का और ये पोजीशन सेम नहीं लग रहा है तो ये दोनों कोण बराबर, ये ऊपर वाला बराबर, संगत माने सेम पोजीशन। तो ये अगर 10 होगा नीचे वाला है तो इसका भी नीचे वाला ये 10 होगा। ये अगर 8 होगा इसका ऊपर वाला तो यह भी क्या होगा, यानी ये सब के सब संगत कोण आपस में, यानी ए कोण ये कोण, ये कोण ये कोण, ए कोण और ए कोण, ये और ये आपस में क्या होता है बराबर होगा। पहला यानी समझ गए आप कि संगत कोण आपस में बराबर होगा। दूसरा एकांतर कोण आपस में, एकांतर का मतलब क्या होता है अल्टरनेट एंगल। क्लियर है। चलिए ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा, ध्यान से समझिएगा। ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा, ये और ये अगर ये मान लीजिए 10 डिग्री है तो सपोज दैट यह भी क्या होगा, ये कोण और ये कोण, इधर का ये इधर का, इधर का ये कोण इधर का ये कोण, अगर ये 5 डिग्री होगा तो ये क्या होगा, ये किस हिसाब से हुआ, सेम सेम वाला संगत कोण होता है। लेकिन ये तभी लागू होगा जब दो रेखा पैरेलल हो तीसरा रेखा इसे काटती हो। अब जो है इधर का एक कोण इधर का एक कोण ये संगत कोण है, संगत एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर। अब चलिए हम लोग अगला आते हैं, एक ही तरफ के देखिए अंतः कोण और बाह्य कोण, इसमें टोटल कै कोण है जी पहले आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण है।
8 में 4 कोण बाहरी होता है, 4 कोण अंतर होता है। 1 2 3 4 ये बाहर का कोण है, 1 2 3 4 ये अंदर का कोण है। तो क्या कहता है, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180। देखिए अंतर माने ये दोनों अंतर है, यह भी अंतर है। तो एक ही तरफ का, इधर का ये दोनों कोणों का योग, इस दोनों कोण का योग क्या हो जाएगा 180। एक ही तरफ के दोनों अंतः कोण का योग 180। तो इधर भी तो दो अंतः कोण है, तो एक ही तरफ मान इधर का, तो यह भी दोनों का योग क्या हो जाएगा जी 180 डिग्री। क्लियर है? यानी इधर का दो कोण का योग और इधर का दो कोण का योग क्या होता है 180। तीसरा, चौथा पे हम लोग आते हैं। अब देखिए चौथा क्या कहता है समझिएगा, वही चीज है, दो लाइन पैरेलल होगा, तीसरा काटेगा तभी संभव है। तीसरा कहता है एक ही ओर के अंतः कोण, देखिए ये अंतः कोण है, ये समद्विभाजित तो मतलब क्या होता है, दो बराबर भाग में बांटना। इसको भी आगे बढ़ाइए, दो बराबर भाग में बांटना। एक ही तरफ के अंतः कोण के समद्विभाजित द्वारा जो ये कोण बना, ये समकोण बनता है, मतलब ये 90 डिग्री। तो आप कह सकते इधर भी तो अंतः कोण दो होगा, तो यहाँ भी दो कोण है, इसको समद्विभाजित माने बराबर बराबर, इसको भी कीजिए, बराबर बराबर हो गया। तो ये जो कोण बनेगा ये आपका कै डिग्री बनेगा 90 डिग्री। यानी एक ही तरफ के अंतः कोण के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो 90। एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180, ये दोनों का भी 180, संगत कोण बराबर। चलिए चौथा, अंतः कोण के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया, देखिए ये जो समद्विभाजक द्वारा बना है, तो ये आपको चार भुजा टाइप का लग रहा होगा। तो ये चार भुजा का तो चतुर्भुज भी होता है, आयत भी होता है, वर्ग भी होता है। तो ये जो होता है ना, ये आयत होता है, रेक्टेंगल होता है। ये क्या होता है, तो आयत होता है। क्लियर है? तो इस थ्योरी को ध्यान रखिएगा। बाकी इसके लिए हम डिटेल में यहाँ नंबरिंग कर दिए सब कोण को, आप समझ जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपका मामला क्लियर होगा। चलिए ठीक है, आप आइए अगला पे। देखिए ट्रायंगल में क्या लिखा है समझिएगा, इसमें लिखा है ट्रायंगल में, अगला में चलिए, तो ट्रायंगल के बारे में लिख दिए हैं, पढ़ने का चाहिए। तीन सीधा रेखा से घिरा हुआ समतल। क्लियर है? इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब है इसके बाद क्या लिखा हुआ समझिएगा। एबीसी त्रिभुज है, भुजा एबी एसी सी शीर्ष बिंदु, एक बार बस रीडिंग कर लीजिए। अब हमको यहाँ पढ़ना, ये बात लिखा है भुजा के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। भुजा इसलिए लिखा है कि हम लोग यहाँ पे भुजा के बारे में कह रहा है, कहीं पे आपको यह भी कहेगा कि कोण के आधार पे। देखिए त्रिभुज का बंटवारा दो तरीका से हुआ है, एक हुआ है भुजा के आधार पर, एक हुआ है भुजा के आधार पर जिसको अंग्रेजी में हम लोग साइड कहते हैं, और एक हुआ है आपका कोण के आधार पर त्रिभुज का बंटवारा जो होता है, जिसको अंग्रेजी में एंगल कहते हो। क्या होता है, कोण के आधार पर त्रिभुज का तीन प्रकार अभी जस्ट बताए थे, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण। क्लियर है? राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड एक्यूट एंगल। अब आइए भुजा के आधार पर भी तीन जो होता है, समबाहु, समद्विबाहु एंड विषमबाहु। वही कहता है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज का तीन प्रकार। अब कौन कौन होता है जरा हम लोग डिटेल इसका देख लेते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज सामने में लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा है, समबाहु त्रिभुज, इसका सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा जिसका बराबर होता है। विषमबाहु जिसका एक को भुजा बराबर नहीं होता है। कोण के अनुसार त्रिभुज का तीन प्रकार देख लीजिए, न्यून कोण है ना, अभी हम बता भी रहे थे आपको, आगे होगा समकोण, न्यून कोण, समकोण एंड क्या होगा, अधिक कोण। क्लियर है? चलिए अब इसमें एक बात समझने वाला है, क्या है जो समझिएगा। इसमें आपका एक बात समझने वाला बात है जिसका हम यूज करेंगे बार बार, तो क्यों ना हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं, जिसको हम बार बार टिक करेंगे। समझिएगा, ये देखिए त्रिभुज का माध्यिका लिखा हुआ है, मेडियन ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज का माध्यिका, इसका यूज आपको हम बार बार करेंगे। माध्यिका क्या होता है, देखिए त्रिभुज के, मान लीजिए कि यहाँ पर त्रिभुज पहले हम बनाते हैं, त्रिभुज में किसको शीर्ष कहते हैं, इस कॉर्नर को हम लोग शीर्ष कहते हैं, कोना को, और इसको साइड कहते हैं, और इसको एंगल कहते हैं। देखिए इसको शीर्ष कहते हैं तीनों को, इसको भुजा कहते हैं, और इसको जो अंदर से जो बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्लियर है? चलिए
तो अब माध्यिका किसको कहते हैं? त्रिभुज के शीर्ष से ध्यान दीजिएगा, ये शीर्ष है, सामने वाला भुजा पर ये ठीक बीच में होना चाहिए। माध्यिका, माध्यिका मध्य में, माध्यिका का मतलब मध्य में, तो सामने वाले भुजा पे ठीक बीच में होगा, यही माध्यिका कहलाता है। क्योंकि आपको लग रहा होगा ये शीर्षलंब भी है, ये ऊंचाई भी है, ये लंब भी है, फिर माध्यिका भी ऐसा ही। तो जी हाँ, बिल्कुल सब ऐसे ही होगा, लेकिन सबका अलग अलग पहचान है। क्या पहचान है? माध्यिका सामने वाला भुजा के ठीक बीच में, तो फिर ऐसे यहाँ भी ठीक बीच में ये होगा, वही माध्यिका है। इसका मतलब अब आपको कोई कहेगा कि चौथा माध्यिका, तो यहां से खींच सकते हैं नहीं, क्योंकि एक ही जो पॉइंट होगा वो बीच में होगा, यहां से वहां तक कोई एक पॉइंट होगा जो बीच में होगा, तो इसका मतलब एक से ज्यादा नहीं। तो त्रिभुज में माध्यिका कैसे हो सकता है? मैक्सिमम 3 गो, इससे ज्यादा माध्यिका हो नहीं सकता है। त्रिभुज में आपका 3 ही माध्यिका होता है, क्लियर है? तो त्रिभुज का माध्यिका आप समझ रहे हैं कि सामने के शीर्ष से सामने वाला भुजा पे, क्लियर। अब इसी का आपका आगे लिखा हुआ है गुरुत्व केंद्र, देख लीजिए लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है गुरुत्व केंद्र। क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा। त्रिभुज का तीनों माध्यिका, देखिए 3 गो माध्यिका है, तो कहीं ना कहीं तो मिलने किया है। त्रिभुज का तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे मिलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र कहते हैं, अंग्रेजी में सेंट्रोइड कहते हैं, क्लियर है? त्रिभुज का तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलता है, इसी को हम लोग माध्यिका कहते हैं। माध्यिका में गुरुत्व केंद्र या सेंट्रोइड बोलते हैं, क्लियर है? अब जो है यहाँ पर एक बात और है, लिखा हुआ भी यहाँ पर आपका देख लीजिए। त्रिभुज का जो माध्यिका होता है, देखिए तो ए और ये डिस्टेंस आपको बराबर लग रहा है, या ए और ये नहीं। तो माध्यिका जो ये कटता है सेंटर पर, वो बीचों बीच नहीं करता है। अगर बीचों बीच कटता तो बराबर बराबर मतलब 1:1 नहीं, ये जो है आपका ये बड़ा वाला छोटे वाले का दुगना होता है, या छोटा वाला बड़ा वाला का क्या होगा? आधा होता है, यानी यह 1:2 में काटता है। ये जो त्रिभुज को जो ये आपका माध्यिका जो हम लोग को कट कर रहा है बिंदु पर, ये बड़ा छोटा है, बड़ा छोटा है, तो ये 2:1 में काटता है। अगर ये 2 होगा तो 1 होगा, ये 2 होगा तो 1 होगा, ये 2 होगा तो यहाँ पे आपका लिख दिया 2:1 के अनुपात में काटता है। तो आपको याद रखना है त्रिभुज का माध्यिका 3 ही को हो सकता है। माध्यिका जिस बिंदु पर मिलेगा उसे केंद्रक या केंद्रिका कहते हैं, और ये माध्यिका 2:1 में रेशियो में काटता है। चलिए अब अगला याद रखने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। अगला को आप लोग पढ़िए, अगला को हम लोग फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला पॉइंट को समझते हैं। देखिए अगला पॉइंट पे लिखा हुआ था त्रिभुज के शीर्ष लंब। क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज के शीर्ष लंब। यह भी बात याद रखने वाला है, ध्यान से समझिएगा। अगला जो पॉइंट था उसमें त्रिभुज के शीर्ष लंब लिखा हुआ था। शीर्ष लंब, इसको हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, क्लियर है? अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए किसी त्रिभुज के, अब ये शीर्षलंब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर जो लंब होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षलंब कहते हैं। अब ये सेंटर है, ये शीर्ष है, तो यहां से सामने वाला भुजा पर खींच दीजिए, इतना वही लंब है, क्लियर है? तो कहता है कि शीर्षलंब द्वारा सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनता है। क्या डिग्री का बनता है? तो यहां से भी आप खींच सकते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री का होगा। तो यानी शीर्षलंब का मतलब है सामने वाला भुजा पर 90 होना चाहिए, और एक त्रिभुज में अनगिनत शीर्षलंब खींच सकते हैं, क्लियर है? लेकिन माध्यिका मात्र 3 गो। शीर्षलंब जो है वो क्या होता है? एक त्रिभुज में अनगिनत हो जाएगा, अनगिनत मतलब अनकाउंटेबल, क्लियर? लेकिन मैक्सिमम 3 ही वो माध्यिका होता है, क्लियर है? चलिए अब इसी का पॉइंट अगला देखिए, इसी का पॉइंट है जो अभी हम आपको बताए हैं। देखिए क्या अभी बताए थे आपको, अभी हम आपको बताए थे कि त्रिभुज का शीर्षलंब, क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अगला जिस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, लंब केंद्र किसको कहते हैं? लंब केंद्र। देखिए त्रिभुज का
लंब पहले निकालिए। तो लंब तो बहुत खींच सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट बताया कि त्रिभुज का शीर्ष लंब एक त्रिभुज में अनगिनत होगा, लेकिन एक ही वो खींचिए। यहां से यहां खींचिए, यहां से यहां खींचिए 90 डिग्री, 90 डिग्री यहां से यहां। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज का तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलता है इसको हम लोग लंब केंद्र कहते हैं, अंग्रेजी में ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? लंब केंद्र बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर, अंग्रेजी में। अब देखिए, आपको यहां पर हम दो बात बताए हैं। क्या क्या दो बात बताए हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, दो बात आपको ये बताए थे कि त्रिभुज का तीनों ही वो माध्यिका होगा, उसका जो तीनों केंद्र मिलेगा उस केंद्र को, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, गुरुत्व केंद्र। अब बताए थे आपको शीर्ष लंब, एक त्रिभुज में बहुत सा शीर्ष लंब होगा, त्रिभुज का तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलता है इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं आपका शीर्ष लंब। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? अब आप समझ गए कि शीर्ष लंब और अब तीनों बिंदु जिस मिलेगा जिस पर, इसको बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है ना? आपको क्या हमने बताया कि माध्यिका का तीनों बिंदु जहां मिलेगा वो कहलाएगा आपका क्या? केंद्रक या केंद्रिका, ऑर्थो सेंटर। नहीं, केंद्रक या केंद्रिका। अब जो है उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रोइड। त्रिभुज का जो तीनों, त्रिभुज का यदि जिस त्रिभुज का तीनों अगर शीर्ष लंब जिस बिंदु पे मिलेगा इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। दो बात क्लियर है। अब हम लोग आते हैं तीसरा बात पे, लंबार्धक। लंबार्धक किसको कहते हैं? देखिए, किसी वह रेखा जो त्रिभुज के मध्य बिंदु पर लंब हो। देखिए, मध्य मतलब बीच में, ये मध्य है बीच में, लंब मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। ये लंब मतलब क्या डिग्री है भाई? 90 डिग्री। इसी को क्या कहते हैं? लंबार्धक कहते हैं। लिखा हुआ है। चलिए, लंबार्धक मतलब समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, लंबार्धक तो ये भुजा बाहर से ना आया है, तो वही बात है। अब देखिए, यदि त्रिभुज का तीनों लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं? त्रिभुज का तीनों लंबार्धक जहां पे मिलेगा इसको क्या बोलिएगा? परिकेंद्र बोलते हैं। परि मतलब होता है बाहर से, अंतः माने अंदर से। तब बोलिए, लंबार्धक किसको कहते हैं? जो बाहर से आएगा। ये लंबार्धक भी त्रिभुज में 3 गो होगा, क्योंकि ठीक बीच में होना चाहिए या भी मध्य में होना चाहिए। तो लंबार्धक 3 गो होगा त्रिभुज में, और तीनों लंबार्धक जिस बिंदु पे मिलेगा हम लोग इसी को क्या कहते हैं? परिकेंद्र। क्लियर है? चलिए अब आइए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, समझिएगा। नेक्स्ट में है आपका अंतः केंद्र। परि माने तो बाहर से आया लंबार्धक, अंतः का मतलब होता है अंतः केंद्र। अंदर में क्या होता है जी? कोण होता है। चलिए, इस कोण के दो भाग में बांट दीजिए। क्या? समविभाजक कर दीजिए। कोण को क्या करेंगे हम लोग? प्रतिच्छेद कर दीजिए। कोण अर्धक, इस कोण को भी दो भाग में बांट दीजिए। इस कोण को भी आप दो भाग में बांट दीजिए। क्लियर है? बराबर बराबर। तो त्रिभुज का तीनों कोण का जो अर्धक होगा जिस बिंदु पर मिलेगा इसी को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र। त्रिभुज का तीनों कोण का जो जिस बिंदु पे तीनों कोण मिलेगा उसी को बोलते हैं अंतः केंद्र। अब देखिए, आपको यहाँ पर 3-4 प्रकार का हम केंद्र बता दिए। यदि आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने यहाँ नोट करके एक ही अलग सा लिख दिया है। देख लीजिए, त्रिभुज का माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। शीर्षलंब जो बाहर से आएगा, शीर्षलंब जो आपका क्या होगा? 90 डिग्री वाला, तो उसको तीनों बिंदु जहां मिलेगा लंब केंद्र। लंबार्धक मतलब क्या होता है? जो बाहर से आएगा उसका जो केंद्र होगा उसको क्या कहेंगे? परि माने बाहर से। और जो अंदर से कोण का जो अर्धक होगा, कोण को जो विभाग में बांट के बनाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र बोलते हैं। बिल्कुल सवाल आपका ऐसे ही आएगा। अगला थ्योरी पे आइए। अगला जो आपका थ्योरी है ये बहुत बढ़िया थ्योरी है। इसका यूज हम लोग बार बार करेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है? समरूप त्रिभुज। अब देखिए, आप समरूप त्रिभुज के बारे में पहले समझ लीजिए। क्लियर है ना? समरूप त्रिभुज आखिर होता क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। अब बताइए, समरूप त्रिभुज हम लोग किसको कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। समरूप त्रिभुज, समरूप इसका मतलब क्या हुआ? इसका रूप समान होगा, रंग रूप क्या होगा? समान होगा ना। इसी को हम लोग कहते हैं समरूप। सही है? चलिए, तो अब सबसे पहले आप लोग समरूप के बारे में बताते हैं।
देखिए जब समरूप त्रिभुज माने समान रूप, तो दो गो कम से कम वस्तु रहेगा तब तो समान रहेगा। दो आदमी समान है तो समान है, तो वैसे ही तो यहाँ त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो दो गो त्रिभुज समान होगा। देखिए दो गो त्रिभुज समान होगा, ये समरूप त्रिभुज है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्वांग सम त्रिभुज। ये दोनों का बहुत बड़ा योगदान है इस टॉपिक में। देखो यार समरूप त्रिभुज है, सबसे पहले इसका सिंबल समझ लो। ये सिंबल समरूप का होता है, जैसे ये सिंबल पैरेलल का होता है, ये सिंबल परपेंडिकुलर 90 का होता है, वैसे ही ये सिंबल जो है समरूप का होता है। ये दो त्रिभुज जो है समरूप होगा, लेकिन कैसे मानेंगे? कोई फेस तो है नहीं कि दो आदमी का चेहरा मिल रहा है तो समरूप होगा, समान रूप नहीं। इसका कुछ शर्त है, देखिए लिखा हुआ है दो त्रिभुज में, देखिए दो त्रिभुज में एक त्रिभुज के तीनों कोण अलग ही अलग। देखिए क्या कहता है, दो त्रिभुज में तीनों कोण अगर एक थीटा है और सामने वाला कोण सम्मुख कोण अगर ये थीटा होगा तो यह भी थीटा, ये अल्फा होगा तो यह भी अल्फा, एकदम सामने वाला कोण, ये नहीं कि ये थीटा तो ये थीटा नहीं चलेगा। और ये आपका बीटा अगर है तो यह भी क्या होगा जी, बीटा होगा। यदि किसी त्रिभुज का तीनों कोण अलग अलग बराबर होगा तो ये आपका समरूप कहलाएगा। तो यहाँ पे सिंबल समरूप का लग जाएगा जैसा कि यहाँ दिया गया है, तो आपका ये समरूप है। तो इसका शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम लोग समझिएगा, तीनों कोण बराबर है ना, अलग 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 अलग, ये नहीं कि सेम सेम। तो जब कोण बराबर तो शॉर्ट में कहते हैं ए। इसका मतलब होता है यार एंगल एंगल एंगल, यहां लिखा हुआ है शॉर्ट में कहते हैं एंगल एंगल और एंगल। बाकी देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है वो समझिएगा। चलिए बाकी जो लिखा है वो समझिएगा। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है जिसका सबका मतलब हम एक बताते हैं, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा जो होता है, भुजा जो होता है वो समान अनुपात में होता है। समान अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए पहले समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, संगत माध्यिकाएं, परिमाप, क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के होता है, खाली क्षेत्रफल को छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है बाकी सब के सब जो है ऊंचाई भी सब समान ही अनुपात में होता है। सिर्फ क्षेत्रफल को छोड़ के कुछ भी लिखिएगा, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है भुजा, तो ए बी के सामने क्या है, बी है, तो ए बी बट्टा डी। अब ए सी बट्टा क्या हो जाएगा, ई एफ, अब हो जाएगा बी सी बट्टा ई एफ डी एफ। मतलब ये कहने का हो जाएगा आपका कि सामने वाला बट्टा सामने वाला समान अनुपात, जैसे 3:2, तो अनुपात मतलब बट्टा ही ना होता है जी। तो देखिए समान अनुपात में होगा कौन, सब कुछ, कौन कौन, लंब, भुजा, माध्यिका, परिमाप, सिर्फ एरिया को छोड़कर। अब आपको लगा कि सर ये सोल्व कैसे होगा, तो ऐसे नहीं रहता है, एग्जाम में सवाल ही ऐसे रहेगा। ये 4 है, दो त्रिभुज एक कर देगा समरूप है, ये 3 है, ये 2 है, तो इसका मान पूछेगा। एक सामने वाला देखिए तो 4/3 अब बराबर 2/x, यहां से बोलिए नहीं निकल जाएगा, तो क्लियर है, आप ऐसे बना लीजिएगा। तो ये आपका कहता है समान अनुपात में होता है। जैसे अब कहेगा ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये रहेगा 10, ये रहेगा 8, इसका परिमाप रहेगा 11, इसका परिमाप रहेगा 13, समान अनुपात में, तो 10/8, 11 क्या हो जाएगा 13। बस समान अनुपात में ये होते हैं, बस यही समझना है कि समान अनुपात में, कुछ भी समान अनुपात में होगा, लेकिन एरिया नहीं। एरिया होगा तो भाई क्या करेंगे, जैसे ये त्रिभुज है परिमाप रहेगा तब भी वही कुछ भी रहेगा 20/20, 20/20 कर दीजिएगा, लेकिन परिमाप नहीं होगा, एरिया होगा। एक एरिया दे देगा आपको 10 cm का स्क्वायर, एक एरिया दे देगा आपको 15 cm का स्क्वायर। ये भुजा 8 है, ये भुजा 7 है, बनाइए तो देखिए एरिया बट्टा एरिया, तो 10/15 बराबर ये होगा 8 एरिया के केस में अदरवाइज का स्क्वायर होगा, एरिया का नहीं। ये भुजा है तो भुजा का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ये माध्यिका रहता तो माध्यिका का स्क्वायर, ये परिमाप होता तो परिमाप का स्क्वायर, ये लंब होता तो लंब का स्क्वायर। एरिया के केस में अगला का जो है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, बाकी सब में सेम होता है। 20/20 सीधे लिख देते 20/20। ये आपका कहानी हुआ किसका, समरूप का। सिर्फ एरिया में जो है वो स्क्वायर होता है, बाकी कुछ भी में स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग अब अगले थ्योरी पे आते हैं। अपना अगला थ्योरी क्या लिखा है समझिएगा। सर्वांगसम त्रिभुज, बिल्कुल आपका जो आपका समरूप का था सिस्टम बनाने का, वैसे ही सर्वांगसम का होगा। सभी में समान अनुपाती होता है, सिर्फ एरिया में छोड़ करके, क्लियर है। लेकिन इसका एक शर्त है, जैसे समरूप में एक ही शर्त था, एंगल एंगल एंगल, है ना। यदि किसी दो त्रिभुज का तीनों कोण अलग अलग बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं, क्लियर। अब सर्वांगसम में क्या है, तो सर्वांगसम में देखिए लिखा है जब दो त्रिभुज का होगा, क्लियर है सब बात। अब जो है ये निम्नलिखित दशाओं में सर्वांगसम होगा। देखिए सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस यहां है आपका, यदि दो त्रिभुज है, सपोज दैट यदि दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा अलग ही अलग बराबर हो, जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ठीक है। इसको सर्वांगसम, ये सिंबल सर्वांगसम का है, समरूप का सिस्टम, अब नीचे इक्वल, यानी ऐसे इक्वल, और ये यानी सर्वांगसम का सिंबल और नीचे इक्वल, ये होता है समरूप, क्लियर है। तो पहला केस क्या है भाई, किसी दो त्रिभुज का तीनों कोण अलग अलग, तीनों भुजा बराबर होगा, कौन तो होता है समरूप में, तो इसी को कहते हैं, इस केस में आपका जो है सर्वांगसम होगा। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एस एस एस, यानी साइड साइड ऑफ। चलिए नंबर टू क्या है भाई, दूसरा कहता है यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच का कोण, देखिए किसी त्रिभुज हो गया ये दो गो, यह भी सर्वांगसम होगा कब, जब दो भुजा, कोई दो गो था, ये और ये भुजा, और ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया, कंडीशन तीन गो चाहिए, तीन भुजा हो गया, यहाँ दो भुजा बराबर और उसके बीच का, इधर तो बीच है ना, इधर तो दो कोण है जी, तो ये वाला बीच है, ये थीटा अगर होगा तो यह भी क्या होगा, थीटा। तो दो भुजा और उसके बीच का कोण अगर बराबर होगा तो यह भी सर्वांगसम होगा। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड, क्लियर है। चलिए नंबर तीसरा में आइए। तीसरा जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बिल्कुल पहला दूसरा और ये तीसरा, किसी इसी का उल्टा है तीसरा। किसी त्रिभुज का दो कोण, देखिए ये थीटा है तो यह भी थीटा हो जाएगा, ये अल्फा है तो यह भी अल्फा हो जाएगा, दो कोण देखिए बराबर हो गया, और इसके बीच का भुजा, ये भुजा भी बराबर हो गया, तो यह भी क्या कहलाएगा जी, सर्वांगसम। यानी पहला तीनों भुजा अलग अलग, कोण नहीं, कोण समरूप का है, और दूसरा दो कोण और उसके दो भुजा उसके बीच का कोण, या दो भुजा उसके, या दो कोण उसके बीच का भुजा, क्लियर। इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल, क्लियर है। अगला चौथा जो कंडीशन है वो राइट एंगल पे होता है। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है चौथा, ये सब कोई त्रिभुज पे नहीं था, नॉर्मल त्रिभुज कुछ भी है, लेकिन अगला जो है वो समकोण त्रिभुज में होता है, क्लियर है। इसमें क्या होता है समझिएगा, जैसे कोई दो भुजा, देखिए ए भुजा और ये भुजा बराबर है, और ए भुजा और ये भुजा कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर, अब कोई एक भुजा ले लीजिए, और समकोण तो एक है ही ना, तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं आर एच। देखिए लिखा हुआ, जब समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, ये कर्ण दोनों बराबर है ना जी, एक भुजा ये भुजा होता या फिर ये भुजा होता, और एक तो समकोण है ही, तो इसको बोलते हैं आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो इन चार दशा में त्रिभुज सर्वांगसम होगा, कौन कौन में, तीनों भुजा अलग अलग बराबर, या दो भुजा एक बीच का कोण, या दो कोण उसके बीच का भुजा, या अगला आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, एगो कर्ण एगो कोई भुजा, एगो तो समकोण त्रिभुज है तो समकोण रहेगा ही रहेगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ देख लीजिए एक बार आप बोर्ड पर, बस बोर्ड पर सिर्फ देख करके आप पढ़ लीजिए, ये केस में आपका होता है। चलिए एक बार इसको स्टडी कर लीजिए, क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आप वीडियो पॉज करके स्टॉप करके देख लीजिएगा, आगे बढ़ाता हूं। देखिए इसमें लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के ए सर्वांगसमता की शर्त नहीं है, ये समरूप का शर्त है, क्लियर है, जैसा कि यहां दिया हुआ है। चलिए पढ़ लीजिए,
सर्वांगसम और समरूपता में संबंध, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो आपस में समरूप भी होगा, लेकिन विलोम शर्त है कि अगर त्रिभुज समरूप है तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम होगा। ये याद रखिएगा। त्रिभुज का तीनों कोण कै डिग्री का होता है जी? 180 डिग्री का। क्लियर। अगला ये जो पाठ है वो याद रखिएगा। ये सवाल बनाने का क्या है समझिएगा। किसी त्रिभुज के एक कोण समद्विभाजक, देखिए एक कोण के समद्विभाजित कर दीजिए, तब क्या कहता है कि जो बनाया गया, जैसे ये है ए बी और सी और ये डी है, तो त्रिभुज का अगर एक कोण समद्विभाजक करता है तो ये जो खंड है वो बराबर होगा जैसे ए बी बट्टा बी सी, समान अनुपात में, यानी ए बी बट्टा बी सी। ए और ये हो गया दिस और दिस, तब होगा ए और ये, यानी ए डी बट्टा क्या लिखिएगा? डी सी। क्लियर है? या ऐसे भी लिख सकते थे आप, ए डी बट्टा ऐसे ए बी दिस बाई दिस लिखिए, ए बी बाई ए डी, तो इधर हो जाएगा आपका समान समरूप, तब बी सी बट्टा क्या हो जाएगा जी? डी सी। दोनों एक ही बात है, देख लीजिए, ए बी डी सी, ए बी डी सी, बी सी ए डी, बी सी ए डी। क्लियर है? तो ये जब कब होगा? जब देखिए ऐसा ही होता है, कहां? सर्वांगसम में ऐसा ही होता है, समरूप में। दो त्रिभुज वहां भी होता है, यहां भी एक दू न बना हुआ है, ये बड़ा बड़ा से मतलब नहीं है, एक दू हो गया, तो जब एक भुजा समद्विभाजित करेगा तो यहां भी समान अनुपात होगा, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, या दिस बाई दिस अपॉन दिस बाई। क्लियर है? चलिए हम लोग अगला पे आते हैं। देखिए यह भी, इसमें भी जो है आपका वही बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? किसी त्रिभुज के दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, देखिए एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, यही देख लीजिए ए बी सी है, ये जो है ना ये मध्य बिंदु है। क्या है जी? ये मध्य बिंदु अगर मिलेगा तो ये जो होगा इसका आधा होगा, ये 10 है तो ये 5 होगा। देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहला बात की जो है, जब कोई त्रिभुज में अगर दो मध्य बिंदु को मिला के जो रेखा खींचेगा, ये जो रेखा ये इस भुजा के पैरेलल होगा। देख लीजिए बीसी पैरेलल डी। क्लियर है? और ये आधा भी होता है ना, मतलब डी जो है वो बीसी का आधा है, यानी ये जो 5 है ये 10 का आधा होगा, तभी ना होगा। ये कब होगा? जब आपका किसी त्रिभुज जो है दो भी भुजा का मध्य बिंदु मिलाकर जो खींचिएगा, वो आपका जो सामने वाला होगा ना, यानी ये जो है इसका ये क्या होगा जी? आधा होता है और पैरेलल भी होता है। इस थ्योरी को याद आप रखेंगे। चलिए इस बात को ध्यान रखिए, यह भी वही चीज है। ये क्या कहता है? ये किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है, तो ये जो है ना पैरेलल है, क्या है? समानांतर। ये किसी त्रिभुज के समानांतर, तो क्या इसका ही आधा? नहीं, आधा नहीं है। आधा कब होगा? जब ये मध्य बिंदु में होगा। सिर्फ ये पैरेलल यदि रहेगा तो आप इस तरह का बहुत सा रिलेशन भी बना सकते हैं। यदि ये सपोज है कि पैरेलल खींचा गया, मध्य बिंदु नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी बाई बी डी। देखिए समान अनुपात में ए बी पूरा है और बी डी, देखिए ये पूरा बट्टा इतना है, तो इधर में हो जाएगा पूरा ए सी बट्टा, देखिए सी लिखा हुआ है। वैसे ही बी डी ए डी, देखिए बी डी और ए डी, तो वैसे ही ईसी और सी है। क्लियर है? इधर का जो पार्ट रहेगा, मतलब कि जैसे ए बी सी डी और ई, अगर लिखिएगा इधर से ए सी बट्टा ए बी, तो इधर से लिखना पड़ेगा इक्वल टू पूरा ए बट्टा ए डी, जैसा कि यहां दिया हुआ है। एक रिलेशन और इसमें है जो लिख देते हैं हम, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है आपका ए डी बट्टा ए बी बराबर ए बट्टा ए सी। क्लियर है? एक और होगा बी डी बट्टा ए बी बराबर सी बट्टा ए सी। देख लीजिए बी डी ए वाला है, ए बी पूरा ए बाई पूरा, इधर हो जाएगा आपका, देख लीजिए सी ए बाई पूरा ए सी। क्लियर है? ये भी कब होगा? देखिए समान अनुपात का 4 चीज बताया आपको, 5 चीज हो गया। सबसे पहला समरूप, सर्वांगसम, उसके बाद क्या? एक कोण समद्विभाजक वाला में बोले थे समान अनुपात, उसके बाद आपका ये जो है पैरेलल होगा,
यहां भी हो जाएगा, या ये पैरेलल है ये भी तो वहां लागू होगा क्योंकि वो पैरेलल भी है, वहां भी पैरेलल है तब भी। वो सिर्फ अंतर इससे यही है कि अगर मध्य होगा तो आधा होगा। तो ये आपका इतना सारा केस में जो है आपका काम कर लेगा। क्लियर है? चलिए तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की ओर। देखिए नेक्स्ट थ्योरी क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज का कहता है किसी त्रिभुज का, पढ़िएगा, एक भुजा को अगर बढ़ाएगा, जैसे देखिए ये त्रिभुज है, अगर ये एक भुजा को बढ़ाइएगा तो जो बाहर का कोण बनेगा, ये सामने वाला अगर ये अल्फा है और ये बीटा, ये नहीं, ये कोण नहीं, एक सामने वाला, ये दोनों कोण का क्या होता है, योग होता है। वही लिखा है कि अगर एक भुजा को बढ़ाया तो ये दोनों कोण का आपको चेक करना है, कर लीजिए। ये 10, ये 70 डिग्री है, 70 10 ये 80, ये बोलिए 110 हो जाएगा, ये 110 होगा कि 100 होगा, ये 100 हो जाएगा। थ्योरी कहता है कि एक त्रिभुज का मान देख लीजिए 180, थ्योरी क्या कहता है, ये दोनों का योग के बराबर होगा, यानी 70 + 10 बराबर 80। ऐसे भी देखिए ये हो गया, एक भुजा को यदि हम आगे बढ़ा दिए हैं तो ये दोनों का योग के बराबर, या ऐसे भी ये सीधा रेखा है, स्ट्रेट लाइन का मान 180 होता है, तो 110 पर ऐसे भी क्या हो जाता है, 80। बोलिए क्लियर है? चलिए अगला थ्योरी पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला थ्योरी क्या कहता है, किसी त्रिभुज के दो अंतः कोण के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण, देख लीजिए ये त्रिभुज है, ये दो कोण है, इसको आगे बढ़ाइए, मिला दीजिए, अंतः कोण के समद्विभाजक है। ये जो कोण बनेगा ना ये वाला, जैसे मान लीजिए ये 80 डिग्री है, तो क्या बनेगा 90 प्लस इस दो कोण के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण 90 प्लस जो थर्ड कोण है इसका हाफ होता है। देख लीजिए ये जो कोण बनेगा ये वाला 90 प्लस थर्ड कोण यहाँ पर ये है, एक आधा। यही अगर आपका ये थ्योरी भी ध्यान रखिएगा, किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण यानी बाहर से है, बहिष्ठ कोण का मतलब दो भुजा को आगे बढ़ा दीजिए, ये जो कोण बनेगा वो क्या होगा 90 माइनस, अगर ये 80 है सपोज दैट, तो थर्ड कोण का हाफ देख लीजिए। अगर बाहर से समद्विभाजक द्वारा जो कोण बनेगा वो क्या होगा 90 माइनस थर्ड कोण का, देख लीजिए 90 माइनस थर्ड कोण का हाफ जो अंदर से बनेगा वो 90 प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या लिखा है अगला, किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। देखिए अगर ये दो भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होगा, यानी बीसी बराबर हो गया। वही चीज उल्टा है, विलोमतः किसी त्रिभुज में समान कोण, अगर ये दो कोण समान है तो ये दो भुजा आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है? यानी किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, और दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर। क्लियर है? चलिए तो इतना बात जो है आपको, किसी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर ना हो तो सामने का कोण बड़ा होगा। क्लियर है? यही बात उल्टा है। ये बात आपका मेन बात था, ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक बार स्टडी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले पे आते हैं। देखिए लिखा है अगला में, किसी त्रिभुज के, देख लीजिए ध्यान से, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिलाकर जो त्रिभुज बनाया जाएगा, जैसे ये त्रिभुज है, इसका तीनों मध्य बिंदु से मिलकर भी एक त्रिभुज बनेगा ना। ये जो त्रिभुज बनेगा छोटा वाला, ये बड़ा वाला का चौथाई बनेगा। देख लीजिए डी, जो छोटा वाला त्रिभुज का जो एरिया होगा वो बड़ा वाला का क्या होगा, एक चौथाई होगा। अगर ये बड़ा वाला का एरिया सपोज दैट 40 है तो ये छोटा वाला का हो जाएगा 40 का 1/, मध्य बिंदु से जो मिलाकर त्रिभुज बनता है इसका एरिया जो होता है आपका बड़े वाले का 1/4 होता है। एक बात और, किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु को मिलाने से मध्य बिंदु, समबाहु त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदु से मिलाने से जो बनेगा, ये समबाहु त्रिभुज है, मध्य बिंदु से मिलाने से जो बनेगा यह भी समबाहुए बनेगा। क्लियर है? लेकिन यहां पर ये मध्य बिंदु से मिलाकर बना ये कौन त्रिभुज है ये मतलब नहीं है, लेकिन समबाहु का मध्य में मध्य ही होता है ना, समबाहुए कहलाएगा। लेकिन खैर हमको इससे मतलब है कि छोटा वाला त्रिभुज जो होगा उसका एरिया बड़े वाले का चौथाई, लेकिन कब, जब मध्य बिंदु को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाएगा तब। अब आइए अगला,
अगला को देखिए, देखिए अगला में लिखा किसी त्रिभुज का माध्यिकाएं बराबर हो तो त्रिभुज समबाहु होगा। क्लियर है? देख लीजिए, किसी त्रिभुज का तीनों माध्यिका परस्पर बराबर हो समबाहु होगा। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा बात है। त्रिभुज का माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या बोल रहे थे, ये माध्यिका है ना, सामने वाला भुजा के ठीक बीच में होता है, तो ये माध्यिका जो है ना, ये बराबर एरिया में दो भाग में बांटता है। ये बताए थे वहां पर कि ये माध्यिका 2:1 में अपने आप को न काटता है, लेकिन ये एरिया को बराबर, अब यहां से बनाइएगा तो ए एरिया और ये बराबर होगा, यहां से बनाइएगा तो ए एरिया बराबर होगा, यानी त्रिभुज का ये माध्यिका हो गया जो भी, वो दोनों बराबर बराबर भाग में बांटता है। एक बार देख लीजिए अगला, इसमें बस एक बार आप लोग पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या है जी, रेक्टेंगल है। ये सबसे पहले ये बात ध्यान दीजिए, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जिसका कहेंगे उसका समझिए, यूज आपको बार बार होने वाला है। किसी त्रिभुज के अंतः कोण, देख लीजिए त्रिभुज है, एक भुज आगे रहने दीजिए, अंतः कोण के समद्विभाजक कर दीजिए, ये कोण और ये कोण, एक बाहर कोण का भी समद्विभाजित कर दीजिए। जो कोण बनेगा ना, अगर ये मान लीजिए 100 डिग्री है, तो ये जो कोण बनेगा वो सामने वाले का आधा बनेगा। ये जो बनेगा, क्या लिखा हुआ है, जो कोण बनेगा देखिए, एक का इसका आधा बनेगा, आधा। क्लियर है? किसी त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया जो कोण बनेगा, एक अंतर एक बाहर का, ये जो कोण होगा वो सामने वाले का क्या होता है, आधा होता है। क्लियर है? चलिए चतुर्भुज के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, आपको पता भी होगा। समानांतर चतुर्भुज भी है लिखा हुआ, क्वाड्रिलेटरल, वर्ग आयत, ये कोई खास बात नहीं है, वर्ग एक बार बस स्टडी कर लीजिएगा, कोई खास नहीं है, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, समझा हुआ है आप लोग का। अब यहां भी लिखा हुआ आपका रोम्बस, देख लीजिए पॉलीगन है, इसमें से क्या है समझना जो समझिए, बाकी सब जो लिखा हुआ है वो तो आप समझ गए हैं, चतुर्भुज वगैरह सब जानते ही, फॉर्मूला वगैरह सब लिखा हुआ है। एक इसमें से याद रखिएगा जो हमको यूज होगा बार बार, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चक्रीय चतुर्भुज। क्लियर? यदि किसी वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जो वृत्त के चारों, वृत्त के परिधि पर चारों कोना टच करेगा, ये चारों कोना देखिए टच कर रहा है, किसी भी वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज होगा, चार भुजा वाला कुछ भी होगा, जो चारों कोना वृत्त के परिधि पर टच करेगा, ये चक्रीय कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन हाँ, इसका एक शर्त है, आमने सामने का कोण 180, जैसे कौन कौन, एक कोण और ये कोण का जो योग होगा ना, वो क्या होगा, 180 होगा। क्लियर है? 180, ए और सी, यानी एक कोण और एक कोण का योग क्या होगा, 180, एक कोण और एक कोण का भी योग क्या हो जाएगा, 180। यहां लिखा हुआ है बीडी बराबर 180, एसी बराबर 180, मिला के 360 होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीगन मतलब समझते हैं आप लोग, बहुभुज, बहुत का क्षेत्रफल, जैसे त्रिभुज चतुर्भुज ये सब क्या है, बहुभुज। देखिए जो बहुभुज होता है ना, ध्यान से समझिएगा, पहले बहुभुज आपको बताते हैं। देखिए जो बहुभुज है वो एक ग्रुप का नाम है। बहुभुज जो क्या है, बहुभुज एक प्रकार का ग्रुप का नाम है। बहुभुज किस चीज का नाम है, ग्रुप। जैसे आप जानते हैं बर्तन किसका नाम होता है, पॉट, बर्तन एक ग्रुप का नाम है, लोटा, कढ़ाई, छिपा, तसला, ये सब बर्तन है, तो बर्तन ग्रुप का नाम है, पार्टिकुलर नहीं। वैसे ही बहुभुज जो होता है वो क्या है, एक ग्रुप का नाम है। त्रिभुज भी बहुभुज है, चतुर्भुज भी बहुभुज है, पंचभुज भी बहुभुज है, षटभुज भी बहुभुज है। इसमें से दो फॉर्मूला याद रखिएगा, ये दो गो ऊपर वाला कम से कम, एन भुजा वाले बहिष्ठ कोणों का योग 360, एन भुजा वाले अंतः कोण का योग। देखिए जैसे त्रिभुज है, आपको नहीं पता है त्रिभुज में कै भुजा होता है, 3, अंतः कोणों का योग 180 नहीं पता, एन का मान 3 है, 3 रखिए 2n, तो 3 दूनी 6, फॉर्मूला है ना जी, 2n - 4 है बुरे, रखिए 3, तो 3 दूनी 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 2, 90 गुना 180 नहीं आ जाएगा। अब चतुर्भुज का होता है 360, इसमें कै भुजा होता है 4, रखिए 4, 4 दूनी 8 में से जाएगा 4, 9 चौका 36, क्या हो जाएगा 360। ये निकालने का ये फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए
तो उम्मीद करते हैं कि यह बात भी आप समझ रहे होंगे, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। समबाहुभुज के नाम, 3 भुजे वाले त्रिभुज, 4 वाला चतुर्भुज, 5 वाला पंचभुज, 6 वाला षटभुज। क्लियर है? सर्कल को बस पढ़ लीजिए, आपको पता है किसको व्यास कहते हैं, किसको जीवा कहते हैं। अगर ये सर्कल है इधर से उधर जाएगा, इसको छेदक रेखा कहते हैं, लिखा हुआ छेदक। ये बीच वाला को व्यास, व्यास से हट के जो होगा वो जीवा, ये केंद्र कहलाएगा, ये परिधि कहलाता है, इसमें कोई बात नहीं है। क्लियर? चलिए हम लोग आगे आते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, कोई खास बात नहीं है। इसमें भी लिखा हुआ है व्यास, जीवा, छेदक, चाप। बस पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए वीडियो को रोक करके। अर्धवृत्त लिखा हुआ है। अर्धवृत्त सबको पता है कि ये वृत्त का 2 भाग में होता है, बराबर बराबर भाग में बांटता है। अब वृत्तखंड का मतलब कोई जीवा। देखिए वृत्त का व्यास भी वृत्त को 2 भाग में बांटता है, लेकिन ये बराबर बराबर में। लेकिन जीवा बराबर बराबर में नहीं, तो उसी को कहते हैं, बड़ा वाला को दीर्घ खंड, छोटा वाला को लघु खंड कहते हैं। त्रिज्यखंड किसको कहते हैं? सेक्टर देख लीजिए, ये वृत्त है, इसमें इस पार्ट को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये आपका स्पर्श रेखा टेंजेंट, ये सर्कल है, बाहर से कोई रेखा टच करेगा, ये कहलाता है टेंजेंट। क्लियर है? आगे ये आपका क्या, समकेंद्रीय वृत्त। जब 2 या 2 से अधिक वृत्त का केंद्र एक ही होगा, सबका केंद्र, ये कहलाएगा आपका समकेंद्रीय वृत्त। त्रिभुज का परिवृत्त मतलब क्या होगा? त्रिभुज के बाहर से जो वृत्त होगा वो परिवृत्त, और त्रिभुज का जो अंदर से जो वृत्त होगा वो क्या होगा? अंतःवृत्त लिखा हुआ है, परिवृत्त भी। क्लियर है? चलिए अगला, चलिए वृत्तखंड का कोण है, सिंपल है, कोई खास बात नहीं, जीवा के द्वारा बनाया गया, स्टडी कर लेना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थ्योरी की ओर। अगला थ्योरी को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज हमको बार बार होने वाला है। देखिए वृत्त के बारे में लिखा है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्लियर है? क्या लिखा है? समतल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदु से, टिक कर रहे, ध्यान दीजिएगा, 2 बिंदु से अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं। क्लियर है? समतल पर स्थित जो है 3 बिंदु से, अगर वो सरल रेखा में नहीं होगा, अगर ऐसे होगा तो एक वृत्त आप खींच सकते हैं, केवल एक वृत्त। अगर ये सरल रेखा में होगा तो तीनों से एक वृत्त नहीं खिंचाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब कि अगर 2 बिंदु हो तो दोनों से अनगिनत वृत्त, और अगर 3 हो तो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो, ऐसे हो जिगजैग, तो आपको एक वृत्त खींच सकते हैं। आगे वृत्त के परिधि से खींची गई स्पर्श रेखा लंब होता है। देखिए वृत्त का ये आपका स्पर्श रेखा, ये केंद्र है, ये रेडियस में है जी, त्रिज्या है, ये क्या होता है? लंब होता है, लिखा हुआ है। आगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, केंद्र से ये जीवा है, जो लंब डलाएगा ये समान भाग में विभाजित करेगा। क्लियर है? अब वहां ये आगे देखिए क्या लिखा है, एक ही वृत्त में जीवाएं बराबर आपस दूरी पर होता है, बराबर 2 जीवा। देखिए ए भी है, ये ओई बराबर क्या है? ओएफ है। एक ही जीवा में, वृत्त में बराबर जीवाएं जो होता है वो केंद्र से बराबर होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जो है बढ़िया से समझिएगा। किसी चाप के द्वारा कोण बनाया गया, देखिए ये आपका सर्कल है, एक ही चाप का मतलब देखिए यहां से ये ऊपर गया आया, फिर यहीं से गया आया, यहीं फिर आया, इस बिंदु से शुरू हुआ और इस बिंदु पे खत्म हुआ, उसको एक चाप कहते हैं। क्लियर? जिस बिंदु से स्टार्ट हुआ, जिस बिंदु पे खत्म हुआ, एक चाप। एक ही चाप से देखिए बनाया गया कोण है, ये कोण यहाँ गया, यहाँ आया, ये नॉर्मल कोण है, ये मान लीजिए केंद्र है, तो यहां से यहां आया। अगर एक ही चाप से बनाया गया कोण है तो जो केंद्र का कोण होगा अन्य कोण का दोगुना होगा। अगर ये अल्फा होगा तो ये क्या होगा? एक ही चाप का मतलब जो जहां से शुरू होगा वही खत्म होगा, तो एक ही चाप से बनाया गया कोण, केंद्र का कोण अन्य कोण का दोगुना होता है। क्लियर है? अगला देखिए, अर्धवृत्त का बना कोण समकोण, ये आपका मान लीजिए वृत्त है, अर्धवृत्त का कोण मतलब यहां से शुरू होगा, इस पॉइंट से यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, ये सब के सब समकोण होगा, ये सब के सब 90 डिग्री। फिर इधर भी बना सकते हैं, इस साइड में भी एक ही चाप से बनाया गया कोण भी 90, सब बराबर होता है। देख लीजिए इधर का ये एक ही चाप का कोण है, समकोण में क्या होता है? अर्धवृत्त का कोण है ना जी, तो ये सब के सब समकोण होगा,
एक ही चाप का कोण अगर होगा तो केंद्र का कोण दुगना होगा। क्लियर है? अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है समझिएगा। एक ही वृत्तखंड का कोण बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये है, अब यहां से गया यहां आया, ये नॉर्मल कोण है लेकिन ये व्यास नहीं है, ये जीवा है, तो यह कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एक तरफ का सब एक ही चाप का कोण बराबर, तो भाई इधर का भी एक ही चाप का जो भी कोण होगा ये सब के सब ये बीटा होगा, तो यह बीटा होगा, तो ये क्या होगा? देख लीजिए इधर का सब के सब कोण बराबर है, इधर का और इधर का भी सब के सब कोण बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि एक ही तरफ का सब कोण एक ही चाप का बराबर, इधर का ये बराबर, इधर का सब कोण है तो ये भी एक तरफ का बराबर यानी 90, इधर का ये भी है तो 90 होगा, लेकिन बराबर होगा। और ये जीवा जो नॉर्मल जो बनेगा कोण वो केंद्र का वो अन्य कोण का दोगुना होता है। चलिए अगला पे आते हैं। देखिए इसको एक बार पढ़िए। दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण होता है। दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण माने इधर वाला जो बड़ा वाला है ना वो न्यून कोण होता है। खैर ये सिंपल सा बात है, लघु का अधिक कोण खास बात नहीं है। अब ये जो बात लिखा है इसको समझिएगा, ईज का है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से जो अगर दो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा देखिए खींचा गया है, बाहर के बिंदु से दो स्पर्श रेखा जो होता है वो दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? अब ये किसी जीवा के दोनों वृत्तखंड में बना कोण समपूरक है। सिंपल सा बात है, 1 2 3 4 देखिए चक्रीय बना हुआ है ना जी। चक्रीय में आमने सामने का 180 होता है, 180 डिग्री ही जिस दो कोण का योग 180 इसको समपूरक ना कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, चारों भुजा टच कर रहा है, तो ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, आमने सामने का 180, तो यही बात लिख दिया, कोई खास बात है नहीं, उसी को समपूरक भी हम लोग कहते हैं। आगे आइए एक साथ यहाँ देखिए यदि कोई भी स्पर्श रेखा हो खींची जाए तो जीवा वही एकांतर वृत्तखंड का कोण यानी एक कोण और एक कोण बराबर होगा। एक कोण और एक कोण क्या होगा? बराबर, जिसका फिगर में दिया हुआ देख लीजिए रुक करके वीडियो को, पिक्चर को, कुछ भी। चलिए अगला पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्या कहता है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है जी। ये मतलब ये वाला और ये वाला वृत्त के यदि दो वृत्त एक जीवा को अंतर विभाजित या बाह्य विभाजित करती है तो रेखाखंड का लंबाई बराबर, देखिए दो फिगर है ऐसे है। अगर सिंपल है ए बी सी डी ई तो क्या होगा? ए ई रेखाखंड का गुणनफल बराबर होता है ए ई गुना ई सी, यानी 20 गुना 20 बराबर होगा फिर ए गुना यानी बी सी गुना क्या हो जाएगा? ई और डी हो जाएगा। पहला फिगर देख लीजिए यही बात लिखा हुआ है ना, सेम है 20 गुना 20 20 गुना 20। क्लियर? अब आइए अगला फिगर पे। अगला रहेगा अगर ऐसे, अगर अगला में देखिए दिया है कि अगर एक सर्किल है दो छेदक रेखा होगा, क्या होगा? जैसे ए बी सी डी और ये अगर छेदक रेखा होगा, अगर सिंपल है 20 गुना 20 गुना 20 बराबर हो जाएगा। अगर छेदक है तो क्या होगा भाई? पूरा रेखाखंड क्या हो जाएगा? ए सी गुने बाहर का ए बी, ठीक है, पूरा गुना बाहर बराबर, फिर लिखिए पूरा ए ई गुने बाहर का क्या हो जाएगा? ए डी। क्लियर है क्या? यही गुना ए डी। क्लियर है? पूरा गुना बाहर का ए बी, फिर पूरा गुना ए ई गुना ए डी। क्लियर है? ये आपका हो जाएगा। चलिए और ये अगला पे आइए। क्या है? वृत्त के स्पर्श रेखा और छेदक रेखा एक दूसरे को काटती है, इस पॉइंट पे आइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपका एक ही आपका स्पर्श दे दिया है और एक छेदक रेखा है, स्पर्श रेखा है, ए बी सी डी, कुछ नहीं है, अभी क्या बोले? पूरा रेखाखंड बोलिए ए डी गुने बाहर का ए सी। क्लियर है ना? बराबर, इसका तो एक ही जो है गुणनफल ना होता है, तो इसको दो बार गुना कर दीजिए, ए बी गुना ए बी, अच्छा ए बी का स्क्वायर बोल दीजिए। अगर एक वो स्पर्श रेखा है तो क्या बोलिएगा? ए बी का स्क्वायर बोलिए, पूरा गुना बाहर का बराबर ए बी का स्क्वायर। क्लियर है? बाकी ये सिंपल स्टडी कर लीजिए, दो वृत्त का बीच का डिस्टेंस है। आगे चलिए, ये नॉर्मल सा बात है, कोई खास बात है नहीं। देखिए ये आपका दूरी निकालने का है फॉर्मूला। यहाँ पर मेन पार्ट क्या है याद रखिएगा इसको। जब दो वृत्त एक दूसरे को अगर बाहर से स्पर्श करेगा तो स्पर्श रेखा एक दो कैसे होगा?
3 गो हो जाएगा। जब दो रेखा एक दूसरे को काटेगा तो स्पर्श रेखा क्या होगा, 2 गो होगा। जब एक दूसरे को स्पर्श अंतर से करेगा तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है, यानी एक ही बिंदु पर न तो स्पर्श करेगा तो क्या वो होगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एगो होगा। जब दो वृत्त समकेंद्रीय हो तो इसमें स्पर्श रेखा क्या होगा, दोनों में मिलाकर एक को खिंचाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। यानी क्लियर है। जब बाहर से स्पर्श करेगा 2 गो सर्कल तो 3 गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अंदर से करेगा तो 2 गो, और जब अंदर से टच करेगा एक ही गो जो होगा अंतर स्पर्श, तो एक ही उभयनिष्ठ माने कॉमन एक के बिंदु पर होगा, कॉमन पॉइंट एक ही ना होगा जी। इन सब में कॉमन तो होगा नहीं, इसमें होगा ये, वो देख लीजिए होगा ना। यहां जब बाहर से करेगा तो क्या होगा, एक ही गो स्पर्श रेखा नहीं बनेगा। तो चलिए आप लोगों ने इतना देर क्लास को किया, बहुत अच्छा, थैंक यू, गॉड ब्लेस। अगला वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।